हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और बहुत ही शानदार सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, इसको आप लगातार वीडियोस आ रही हैं। क्लास 6 की कवर की जा चुकी है, क्लास 7 की कवर की जा चुकी है, अब ये क्लास 8 की कवर कर रहे हैं। तो क्लास 8 की एनसीईआरटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लास 9 की स्टार्ट करेंगे, फिर क्लास 10th 11th एंड 12th। तो बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, इनको आप लगातार इसी कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो उसको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओसाका की बात हम कर रहे थे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट, इससे पहले हम ये देख चुके थे कि अलग अलग जगहों पे किस तरह से अहमदाबाद को हमने मैनचेस्टर कहा है, भारत का मैनचेस्टर कहा है, ईस्ट का मैनचेस्टर कहा गया है, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा मिल, जो कपड़े की मिल्स थी, वो लगाई गई थी। ओसाका की बात करें तो ओसाका जापान के अंदर है, एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का। इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहते हैं। जिस तरह से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है, इसी प्रकार से मैनचेस्टर ऑफ जापान ओसाका को कहा जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो वहाँ के जो बहुत ज़्यादा जो भौगोलिक कारक थे, भौगोलिक कारणों के वजह से वहाँ पर जो टेक्सटाइल मिल्स थी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर डेवलप होती हैं। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका ensured दैट लैंड वाज इजीली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे प्लेन ज़मीन है, आपको प्लेन मैदानी ज़मीन मिलेगी ओसाका के पास, जिसके वजह से वहाँ पे बड़ी बड़ी जो कॉटन की मिल्स हैं, उनको लगाना बहुत आसान हो गया। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, थोड़ा गर्म क्लाइमेट है वहाँ का जो जलवायु है ह्यूमिड है, यानी कि नमी बहुत ज़्यादा है। प्रशांत महासागर के आसपास पड़ता है जापान, तो वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पे जो कपास की खेती है, वो भी अच्छे से हो पाती है। इज़ वेल सूटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग। तो स्पिनिंग है, वीविंग है, वो भी बहुत अच्छे से वहाँ पे हो पाती है, यानी कि कताई है, बुनाई है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है। रिवर योडो प्रोवाइड्स सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल्स। तो अब ये सवाल पूछा सकता है आपसे कि जो ओसाका शहर है, जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लगी हुई हैं जापान की, वहाँ पर कौन सी आसपास नदी बहती है? तो योडो रिवर जो है वहाँ पे बहती है, जो अच्छी मात्रा में पानी की सप्लाई वहाँ पे करती है। लेबर इजीली अवेलेबल है वहाँ पे। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज़, इम्पोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड फॉर टेक्सटाइल, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओसाका की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कहने को तो ओसाका में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना दी गई है, लेकिन वो जो टोटली डिपेंडेंट है वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे है। यानी कि जो कॉटन आएगा वो सारा का सारा इंपोर्ट करेंगे, चाहे वो चाइना से इंपोर्ट करें, भारत से इंपोर्ट करें, या किसी अन्य देश से इंपोर्ट करें, लेकिन सारा कॉटन वहाँ पे इंपोर्ट होके ही आता है, वहाँ पे खेती नहीं होती है। कॉटन मेनली कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? वो इजिप्ट से करते हैं, भारत से करते हैं, चाइना से करते हैं और यूएसए से करते हैं। जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मोस्टली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। तो उसका जो दाम है, शर्ट्स का जो कॉटन की चीज़ें वहाँ से बनती हैं, उनके दाम भी कम होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो बहुत अच्छी मात्रा में वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेची जाती हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अब चैप्टर 6 स्टार्ट होता है क्लास 8 के एनसीईआरटी का, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट की गई थी 2015 में, जिसका एम ये था कि 1 करोड़ भारतीय युवकों को 2016 से लेकर 2020 तक ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको कार्य करने के लिए, काम रोजगार करने के लिए उनको सशक्त बनाया जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का, इज़ टू एनकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स, यानी कि लोगों के अंदर जो जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, उनके अंदर ऐसी स्किल्स आए, ऐसी कौशलता आए कि जो उनको एम्प्लॉयमेंट दिला सके, बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या का वितरण किस तरह से है, पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको समझते हैं।
द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, धरती पे अगर हम देखें इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि हम 800 करोड़ से ज़्यादा हैं, यानी कि जो होमोसेपियंस हैं वो इस टाइम पे कितने हैं, 800 करोड़ से ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 800 करोड़ लोग पूरी धरती पे जहाँ जहाँ पर भी ज़मीन है, जहाँ जहाँ पर भी इंसान रहता है, वहाँ पे इक्वल मात्रा में बटे हुए हों, ऐसा नहीं है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। अगर हम सहारा रेगिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे। लेकिन अगर हम गंगा के प्लेन की बात करेंगे, या सिंधु नदी के प्लेन की बात करेंगे, या ब्रह्मपुत्र नदी की प्लेन की बात करेंगे, या थेम्स नदी की प्लेन की बात करेंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं। तो मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सर्फेस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया की 90% आबादी धरती के मात्र 30% हिस्से पे ही रहती है, यानी बाकी जो ज़मीन का हिस्सा है उस पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, या तो लोग रहते ही नहीं हैं, और अगर रहते हैं तो बहुत कम लोग रहते हैं। सम एरियाज़ आर वेरी क्राउडेड, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या है, स्पेयरली पॉपुलेटेड है, बहुत ही स्पार्सली, वैसे वर्ड आना चाहिए यहाँ पे स्पार्सली, SPARSELY, तो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। क्राउडेड एरियाज़ कहाँ कहाँ पे मिलेंगे आपको, जैसे कि दक्षिण और दक्षिण ईस्ट एशिया में, जैसे कि भारत का कुछ हिस्सा हुआ, थाईलैंड है, म्यांमार है, यहाँ पे सब लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लोग रहते हैं। यूरोप में काफ़ी लोग रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी लोग रहते हैं, यानी कि जो कनाडा और USA का जो हिस्सा है ऊपर, और वो भी नॉर्थ ईस्ट वाला, जहाँ पे वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क वाला जो हिस्सा मिलेगा, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या लोगों की देखने के लिए मिलेंगी। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज़, जो हाई लैटिट्यूड के एरियाज़ हैं, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे लैटिट्यूड में, अक्षांशीय रेखा में, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 50 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, 60 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, तो वैसे वैसे क्योंकि वहाँ पे ठंडा बढ़ने लगेगा, हम नॉर्थ पोल के पास आने लगेंगे, उत्तरी ध्रुव के पास आने लगेंगे, तो लोगों की जो जनसंख्या है वो भी वहाँ पे, या जनसंख्या जो घनत्व है वहाँ पे, वो लोगों का कम होने लगेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने लगेगी। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डेजर्ट्स में आपको लोग रहते हुए नहीं मिलेंगे। बहुत ऊंचे जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे लोग नहीं मिलेंगे। और जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं, यानी कि जो जो वन है, वहाँ पर आपको लोग, यानी कि भूमध्य रेखा पे जो वन है, वहाँ पे भी आपको लोग रहते हुए बहुत कम दिखेंगे। यानी कि जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला कंडीशन है, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, उन एरियाज़ में लोग बहुत कम मिलेंगे। और ऐसे एरियाज़ में लोग ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन सके, ऐसा क्लाइमेट हो जहाँ पे जो लोगों के लिए थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर में हो। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, कई लोग इक्वेटर के नॉर्थ में लोग ज़्यादा रहते हैं एज़ कंपेरिजन टू द साउथ। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सवाल इससे पूछा जा सकता है कि इक्वेटर से अगर हम देखें, भूमध्य रेखा से देखें, तो भूमध्य रेखा से उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं भूमध्य रेखा के दक्षिण के बजाय। अगर हम पूरी धरती के अगर हम बीचों बीच देखते हैं, एक भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, तो उससे नॉर्थ के एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं एज़ कंपेरिजन टू साउथ के एरिया में। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। तो यानी कि 3/4 दुनिया की पीपल की, यानी कि 3/4 अगर हम कहें, अगर पूरी दुनिया को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को, तो 3 हिस्सों से ज़्यादा लोग जो हैं वो एशिया और अफ्रीका के अंदर ही, यूरोप नहीं, एशिया और अफ्रीका के अंदर ही रहते हैं। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज़। 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो मात्र 10 देशों में ही रहते हैं। और आप भारत और चाइना को तो जानते ही हैं कि इनकी जनसंख्या लगभग पूरी दुनिया की जनसंख्या, अगर भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और चाइना की जनसंख्या 150 करोड़ या 140 करोड़ के आसपास है, दोनों देश मिलकर लगभग 300 करोड़ जनसंख्या बना देते हैं। और पूरी दुनिया में जनसंख्या 800 करोड़ है, तो 800 करोड़ में से 300 करोड़ तो भारत और चाइना के अंदर ही है। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, यानी 10 करोड़ से लोग ज़्यादा हैं। भारत में तो 140 करोड़ की तरफ हम पहुंच रहे हैं। अब बात आती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की, यानी कि जनसंख्या घनत्व की। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब है? अब देखिए, लोग तो सब जगह रह रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर लंबाई में और 1 किलोमीटर चौड़ाई में अगर हम एक स्क्वायर बनाए, वर्ग बनाए, तो इसमें कितने लोग रह रहे हैं पूरी दुनिया में या किसी भी देश में, उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी कि भारत में जितने लोग हैं, अगर मैं उन लोगों को भारत के टोटल एरिया से डिवाइड कर दूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया
ऑफ अर्थ सरफेस, या किसी भी देश का हो सकता है वो सरफेस। अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का सरफेस, इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि एरिया हम किसी भी देश का स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लेते हैं तो इसको नॉर्मली स्क्वायर किलोमीटर में ले लेते हैं। एवरेज डेंसिटी अगर पॉपुलेशन देखें पूरी दुनिया की, वो 51% है पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पूरी धरती पे 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 51 लोग रहते हैं पूरी धरती के हिसाब से अगर देखें। लेकिन क्या ऐसा है कि हर धरती के हर हिस्से में आपको 51 लोग मिल जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। अगर आप अंटार्कटिका जाएंगे, अंटार्कटिका भी धरती का हिस्सा है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 51 क्या, वहाँ पे आपको 2 लोग भी नहीं मिलेंगे। 51 तो छोड़ो वहाँ पे। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ से सवाल बनेंगे, यूपीएससी यहीं से सवाल बनाएगा कि जो साउथ सेंट्रल एशिया है वहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, और इसके बाद ईस्ट में और फिर साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि ईस्ट एशिया और उसके बाद फिर साउथ ईस्ट एशिया में, इन जगहों पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर भारत की देखें तो वो कितनी है? वो है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, 2011 सेंसस के हिसाब से रिकॉर्ड्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को, यानी कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, कि जनसंख्या किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, उस चीज़ को कैसे अफेक्ट किया जाता है। उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर है जोग्राफिकल फैक्टर्स, यानी कि भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक क्या हैं? क्या क्या ऐसे कारण हैं जो प्रकृति ने भौगोलिक कारक ऐसे बनाए हैं जिस वजह से पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो एक आती है बात टोपोग्राफी की, यानी कि स्थलाकृति की। तो स्थलाकृति कैसी है? यानी कि प्लेन एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे कम लोग रहेंगे, रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पे कम लोग रहेंगे। तो टोपोग्राफी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जैसे जैसे टोपोग्राफी मानव के अनुकूल होगी उसी हिसाब से वहाँ पे मानव जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। तो पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन्स। सिंपल सी बात है, लोग हमेशा प्लेन एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि प्लेन एरिया में सड़कें इजीली बिल्टअप हो सकती हैं, घर आसानी से बन सकते हैं, पानी आसानी से मिल सकता है, इसलिए प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं रैदर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, बिकॉज दीज एरियाज आर सूटेबल फॉर फार्मिंग। क्योंकि माउंटेन्स पे और प्लेट्यूज पे क्यों नहीं रहना पसंद करते? क्योंकि वो एरिया फार्मिंग के लिए सूटेबल नहीं है। प्लेन एरिया फार्मिंग के लिए सूटेबल है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सूटेबल है, सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि सुगम्यता के लिए अगर हम हिंदी में एक वर्ड यूज़ करें सुगम्यता, उसके लिए प्लेन एरियाज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया भर में अगर हम देखें तो जो गंगा के प्लेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड हैं। और जो माउंटेन्स हैं एंडीज़ के, जो कि साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, एल्प्स जो कि यूरोप में मिलेगी, और हिमालयाज़ जो कि भारत और चाइना नेपाल बॉर्डर पे आपको मिलेगी, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या है, बहुत ही कम लोग रहते हैं। सिंपल सी बात हम देख सकते हैं कि पहाड़ों पे कितने कम लोग रहते हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के पहाड़ों पे कितने कम लोग हैं, और उत्तराखंड के जो मैदानी ज़िले हैं उनमें कितनी ज़्यादा जनसंख्या है। फिर टोपोग्राफी के बाद बात आती है क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट, पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। अब देखिए क्लाइमेट की अगर बात करें तो लोग कैसी जलवायु पसंद करेंगे? जो ऐसी जलवायु होगी जो ना तो ज़्यादा गर्म होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी। तो लोग ज़्यादातर उन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को अवॉइड करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जैसे कि सहारा में, या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जैसे कि पोलर एरियाज़ में, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में। तो जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया, पोलर रीजन्स हो गया, रशिया के, कनाडा के, अंटार्कटिका के, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। मिट्टी की बात करें, सॉइल की बात करें तो फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो जो फर्टाइल जो मिट्टी है एग्रीकल्चर के लिए, वो भी आपको प्लेन एरियाज़ में आसानी से मिल जाती है। फर्टाइल प्लेन्स जैसे कि गंगा नदी के हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के हैं भारत में, हुआंगी चैंगजियांग नदी है चाइना में, नील नदी है इजिप्ट में, ये भी अपने आप में डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोग रहते हैं। पानी की बात करें तो पानी जितनी आसानी से अवेलेबल होगा जिस एरिया में, वहाँ पे भी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज़ वेयर फ्रेश वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल। जहाँ पे ताज़ा पानी, पीने का पानी ईजिली अवेलेबल होगा, लोग वहाँ पे बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगे। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि जो नदी घाटियाँ हैं, चाहे वो सिंधु घाटी हमने देखी हो, गंगा की घाटी हमने देखी हो, या ब्रह्मपुत्र नदी हो, चंबल की नदी हो, कोई भी नदी की घाटी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पानी क्योंकि ईजिली अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे लोगों की जनसंख्या भी आपको ज़्यादा ही मिलेगी। तो रिवर वैलीज पूरी दुनिया भर में अगर हम देखेंगे तो डेंसली पॉपुलेटेड है, और जबकि डेजर्ट्स के अंदर आपको बहुत ही कम पॉपुलेशन मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर मिनरल्स की अगर हम बात करें तो एरियाज़ विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। तो वो मिनरल एरियाज़ जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट होते हैं तो वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं।
डायमंड माइंस जो हैं साउथ अफ्रीका की एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। अब देखिए जो साउथ अफ्रीका में डायमंड माइंस हुई हैं, तेल मिला है हमें कहाँ पे, मिडल ईस्ट के देशों में, इसके वजह से हमने देखा है कि बहुत से लोग वहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए हैं। मिडल ईस्ट के जो देश हैं, चाहे वो यूएई रहा हो, कतर रहा हो, बहरीन रहा हो, वो सभी देश जो हैं वो सिर्फ ऑयल के ऊपर चल रहे हैं। और ऑयल के मिलने की वजह से वहाँ की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग हो गई है, वहाँ पे जो लोगों की इनकम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और वहाँ पर इस तरह से आज हम देखें तो दुबई अपने आप में दुनिया में वर्ल्ड अट्रैक्शन है। बहुत से लोग जाते हैं दुबई को सिर्फ देखने के लिए कि दुबई में रेगिस्तान के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट किया जाता है या रेगिस्तान भी डेवलप हो सकता है, तो वो देखने के लिए आप दुबई जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि हमने ये डेमोग्राफी वाले ये हमने फैक्टर्स देख ली, जोग्राफिकल फैक्टर्स की प्रकृति ने किस तरह से बनाया है। और प्रकृति के बाद बात आती है कि वहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर आर्थिक कारक क्या होंगे, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले सामाजिक देखते हैं। तो एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, यानी कि जैसे कि जहाँ पे घर बहुत आसानी से बहुत अच्छे से मिल सके, एजुकेशन बहुत अच्छी हो सके, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल सके, वो ज़्यादा अपने आप में डेंसली पॉपुलेटेड होते चले जाएंगे। जैसे कि पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, तो ये सब ऐसे एरियाज़ हैं, चेन्नई हैं। ये महानगर क्यों बन पाए? महानगर इसीलिए बन पाए क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ धीरे धीरे सब आने लगती हैं। नेक्स्ट कल्चरल की बात करें तो प्लेसेस विद रिलीजन या कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल, तो यानी वो जगह है जो धर्म से जुड़ी हुई हैं, सांस्कृतिक विरासतों से जुड़ी हुई जो जगहें हैं वो भी लोगों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि बनारस है भारत में, जेरूसलम है, वेटिकन सिटी है दुनिया भर में, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर बहुत से लोग रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर आर्थिक कारण अगर देखें तो आर्थिक कारण सिंपल सी बात है, जो मनुष्य जीवन है ये पैसे से ही चल पा रहा है, दुनिया पैसे से चल रही है, तो उन पैसों के लिए आपको जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, जहाँ पर आपको रोज़गार की सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिलेंगी, आप उन्हीं एरियाज़ में रहना पसंद भी करेंगे। तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो रोज़गार के अवसर भी प्रदान करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज़, बहुत सारे लोग, चाहे अगर हम भारत की बात करें तो दिल्ली के अंदर बहुत से लोग हम देखते हैं बिहार से, ईस्ट यूपी से आते हैं और यहाँ पर अपना रोज़गार कमाते हैं, उसके बाद अपना पैसा वहाँ भेजते हैं। तो ओसाका जापान के अंदर है, मुंबई भारत के अंदर है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं क्योंकि बहुत अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर नौकरी की तलाश में आए हैं। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात भी करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है अगर हम देखें तो इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। अब देखिए एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब किसी बच्चे का जन्म होगा तो वो एवरेजली कितने वर्ष जिएगा। ये 1940, 1945 या 1947 की अगर खासकर बात करें, जब भारत आज़ाद होता है तो 1950 के आसपास ये मात्र 44 या 45 साल हुआ करती थी कि एक भारतीय एवरेज 45 साल जिया करता था। लेकिन अब यही जो एज है ये बढ़कर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ होने की वजह से, बेटर एजुकेशन होने की वजह से और बेटर न्यूट्रिशन होने की वजह से इसको हमने बढ़ाकर 70 साल कर दिया है एवरेज। यानी कि अब इंसान, भारतीय आदमी एक एवरेजली माना जाता है जब उसका जन्म होता है कि वो 70 साल तक जिएगा। वो अलग बात है कि कुछ की मृत्यु पहले हो जाती है और कुछ की मृत्यु 105 साल 110 साल पे भी जाके होती है, तो वो वेरी होता है। लेकिन एवरेज अगर देखें तो एवरेज 70 साल पहुंच गया है थैंक्स टू द हेल्थ फैसिलिटीज़ और लोगों का जो पढ़ना लिखना हो गया है। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज क्या है? द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। तो पॉपुलेशन चेंज का मतलब यह है कि कितने लोगों में चेंज आ रहा है एक स्पेसिफिक टाइम में। अंटिल दी 1800s यानी 1800 की अगर हम बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टेडिली बट स्लोली। दुनिया की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ तो रही थी, लेकिन मतलब लगातार बढ़ रही थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही थी, लगातार बढ़ रही थी, लेकिन उसकी जो ग्रोथ थी, जो रेट था ग्रोथ का, वो थोड़ा स्लो था। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वर बॉर्न बट दे डाई अर्ली टू। बहुत सारे बच्चे उस टाइम पे पैदा भी होते थे और बेचारे मारे भी जाते थे क्योंकि उस टाइम पे जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ थी वो भी कम थी। उसके बाद उन बच्चों की जो केयर थी वो नहीं हो पाती थी, अलग अलग तरह की बीमारियां फैलती रहती थी, स्मॉल पॉक्स हो जाता था, कोलेरा का प्लेग फैलता था, अलग अलग तरह के प्लेग फैला करते थे जिसमें हज़ारों लाखों लोग एक साथ तबाह हो जाया करते थे, एक साथ ख़त्म हो जाया करते थे। दिस वाज एज देर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। वो भी मैं आपको बताया हूँ कि वहाँ पे उस टाइम पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, इतना खाना भी नहीं हुआ करता था
कि सभी लोगों को मिल सके। यानी कि जब लोग ज़्यादा हो गए हैं, खाना नहीं है, तो लोग क्या होंगे, भूखमरी से मर जाएंगे। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल। तो किसान इतना उगा ही नहीं पाते थे कि जितने लोग हैं उन सब की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो। तो इस वजह से बच्चे तो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से मर भी रहे हैं। तो इस वजह से जो टोटल जनसंख्या है उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं आता था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आता था। 1804 में दुनिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन, 1804 में पहली बार दुनिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ पहुंची। और 1804 से लेके 2022 में अगर हम देखें, यानी कि मात्र 200 सालों के अंदर अगर हम देखें, तो 200 या 210 सालों के अंदर दुनिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ से 800 करोड़ हो गई है। 155 ईयर्स लेटर 1959 में अगर हम देखें तो दुनिया की पॉपुलेशन 300 करोड़ हुई। 1959 में दुनिया की पॉपुलेशन 300 करोड़ थी। इसी को हमने क्या कहा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा। फिर 1999 में 40 साल बाद पॉपुलेशन की, जो दुनिया की पॉपुलेशन थी वो 6 बिलियन हो गई। 1959 से 1999 तक 40 सालों के अंदर दुनिया की जनसंख्या दुगनी हो गई, 300 करोड़ से 600 करोड़ हो गई। और मेन रीज़न क्या था, उस टाइम पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई, फूड सप्लाईज बहुत बेटर हो गए। भारत में भी हमने हरित क्रांति चलाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए, नॉर्मन बोरलॉग पूरी दुनिया में लेके आए, और भारत में MS स्वामीनाथन लेके आए। और उसके बाद पूरे भारत में जब कल्चर चला, रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो लोगों के घरों में अनाज पहुंचने लगा, चावल पहुंचने लगा, जिससे कि जो भुखमरी की वजह से लोग मारे जाते थे उनका मारा जाना बंद होने लगा। मेडिसिन आने लगी, डेथ कम होने लगी। और जो, लेकिन अब बात क्या थी कि अब जो बर्थ हैं, बर्थ उस हिसाब से कम नहीं हुए। हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट करने से, जो खाने के अंदर इम्प्रूवमेंट करने से जो डेथ्स थी वो तो कम करवा दी, लेकिन जो बर्थ रेट था वो अभी भी बरकरार रहा। हालांकि अब भारत ने काफ़ी अच्छे काम किया है, अलग अलग राज्यों ने काफ़ी अच्छे से काम किया है, और अब अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो जो बर्थ रेट है काफ़ी कम हो गया है। बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड लिविंग यूजिंग द बर्थ रेट। तो यानी कि बर्थ्स हम कैसे यूज़ करते हैं, बर्थ रेट देख के, कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, कि 1000 लोगों पे कितने बच्चों का लाइव बर्थ हुआ है। लाइव बर्थ का मतलब क्या है, जिंदा बच्चे कितने पैदा हुए हैं, तो उसको लाइव बर्थ, उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। डेथ देखी जाती है कि नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई है 1000 लोगों पे। माइग्रेशन का क्या मतलब है, माइग्रेशन का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। यानी माइग्रेशन का मतलब ये होगा कि एक एरिया से कितने लोग बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मुंबई का एरिया है या दिल्ली का एरिया है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो बिहार से माइग्रेट करके कहाँ पे आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से वापस या तो बिहार जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं। तो फिर आता है बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब देखिए, बर्थ हुए या डेथ हुए, ये तो प्राकृतिक तरीके हैं किसी भी जगह की जनसंख्या के चेंज होने के। कहीं की भी जनसंख्या होगी वो नेचुरली कैसे चेंज होगी, या तो वहाँ पे बच्चों का जन्म होगा या लोगों की मृत्यु होगी। जो डिफरेंस है बर्थ रेट में और डेथ रेट में, उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। कि नेचुरली जो वहाँ पे बर्थ हो रहा है और नेचुरली जो वहाँ पे डेथ्स हो रही हैं, तो उन चीज़ों में दोनों चीज़ों का जो डिफरेंस हुआ, अंतर हुआ, उसको हमने क्या कहा, नेचुरल ग्रोथ रेट कहा। पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। अब दुनिया में जनसंख्या की वृद्धि क्यों हो रही है, वो ज़्यादातर नेचुरल ग्रोथ रेट की वजह से ही हो रही है। फ़र्क यहाँ पे इतना है कि हमने हेल्थ फैसिलिटीज़, खाने की फैसिलिटीज़ सबको बेटर करके, उससे क्या हुआ है, उससे ये हो गया है कि डेथ कम होने लगी है, जबकि बर्थ अभी भी बरकरार रहे हैं, बर्थ अभी भी कम नहीं हुए हैं। माइग्रेशन एक दूसरा तरीका है जिससे कि पॉपुलेशन के साइज चेंज होता है। जब कुछ व्यक्ति किसी देश में से आते हैं, किसी देश को छोड़ के जाते हैं, तो उन देशों की जो जनसंख्या है वो ऊपर नीचे होती है। फिर एमिग्रेंट्स क्या हैं, एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री। एमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो किसी देश को छोड़कर जाते हैं, और इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो किसी देश के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह से मान के चलिए कि मान लेते हैं आप भारतीय हैं और आप घूमने के लिए लंदन जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं। तो जब आप भारत छोड़ के जा रहे हैं तो भारत के लिए आप एमिग्रेंट्स हैं, और यूके के लिए आप इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि यूके के अंदर आप आ रहे हैं। कंट्रीज़ जैसे कि USA है, ऑस्ट्रेलिया है, उनके अंदर अगर हम देखें तो उनके अंदर इमिग्रेशन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत से लोग अच्छे कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में बसना चाह रहे हैं, रहना चाह रहे हैं, पढ़ना लिखना चाह रहे हैं, तो वे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन की संख्या है वो बढ़ गई है। सूडान एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम देखें, जहाँ पे पॉपुलेशन की कमी हुई है। पॉपुलेशन की कमी क्यों हुई है, क्योंकि सूडान के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहीं। 2011 में
सूडान से कटकर साउथ सूडान बना, तो इस वजह से वहाँ पर एमिग्रेशन हुआ, यानी कि वहाँ से लोग क्या हुए, बाहर गए। यानी कि सूडान से लोग बाहर चले गए और दूसरे दूसरे देशों में जाके बस गए, तो इसलिए सूडान की जनसंख्या में कटौती हो गई है, वो उसकी जनसंख्या नेचुरली अगर हम देखें तो घट गई है। तो गाइस इमिग्रेशन एमिग्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें क्या हैं, ये बस एक वीडियो और आएगी, उसके बाद ये जो क्लास 8 की एनसीईआरटी है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद क्लास 9th की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज़, जरूर से ज़रूर अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी आपको डाउट होता है, फीडबैक है, सेशन है, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और अगर आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए एक ही नंबर है 7665804421, तो आप उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।